भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के अध्यक्ष के बीच मीटिंग चल रहा था। मिस्टर पीएम, सीमा की सारी जमीनें हमारी हैं। आप लोगों को क्या लगा? आप अगर बोलोगे कि वो आपकी जमीन है तो मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा? अब वो दिन नहीं रहे। ये रही सबूत और कागजात की वो जमीनें हमारी हैं। ये सब देखकर चाइना के अध्यक्ष वहां से चले जाते हैं। असमंजस में पड़ा चाइना का अध्यक्ष एक दिन अपने देश के सारे वैज्ञानिकों को एक मीटिंग पर बुलाता है। देखो, भारत अब अणु बॉम्ब से भी नहीं डरता। ऊपर से सीमा की जमीनें भी हमने कभी नहीं मिलेंगी। हमें किसी भी हालत में भारत को डराना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है तो मुझे तुरंत बताइए। सर, हम भारत पर अब अस्त्र शस्त्र से नहीं, आंखों को ना दिखाई देने वाले वायरस से अटैक करेंगे। तब भारत को जरूर हार माननी होगी। ये बात जिनपिंग को बहुत अच्छी लगी और उसने ऐसा करने का आर्डर दे दिया। तब उस देश के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर कोरोना नाम के एक वायरस को बनाकर भारत में छोड़ दिया। वो वायरस एक भूत बनकर पूरे देश में घूमने लगी। तब भारत के प्रधानमंत्री ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। देखिए, उस वायरस को खत्म करने के लिए हमें तुरंत कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। तब तक मैं भारत में लॉकडाउन की घोषणा करता हूँ। उन्होंने कहा। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। श्रीनु और श्रुति नाम के दो प्रेमी पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे श्रुति, मेरे पास आओ ना। इतना दूर क्यों बैठी हो? ना बाबा ना, मैं नहीं आऊंगी। पहले ही कोरोना भूत घूम रहा है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो गई काम से। हम इस तरह दूर दूर ही अच्छे हैं। इन पुलिस वालों से नजरें बचाकर इस तरह दूर बैठने के लिए क्या यहाँ तक आए हैं? इससे तो अच्छा घर पर बैठकर वीडियो कॉल ही कर लेते। उसी समय कोरोना का भूत एक पेड़ के पीछे से उनकी बातें सुन रहा था। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस भूत को देखते ही दोनों वहां से भाग खड़े हुए। रुक जाओ, मैं ज्यादा नहीं भाग सकता। चुपचाप मेरे पास आ जाओ। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे और कोरोना का भूत दिन ब दिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। देश भर में कोरोना पेशेंट्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर चाइना के अध्यक्ष बहुत खुश हो रहा था। हमारे वार से इंडिया तिलमिला उठा है। वो इस तरह बहुत खुश हो रहा था। दूसरी तरफ कोरोना भूत को पकड़ने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स बहुत कोशिशें कर रहे थे। पुलिस अपनी बंदूकों से उस भूत पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन उस भूत पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। तभी कुछ साइंटिस्ट भारत के प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। तब एक साइंटिस्ट बोला, सर, हमने कोरोना की दवाई बना ली है सर। सिर्फ एक इंजेक्शन को लगाकर उस कोरोना भूत से पीछा छुड़ाया जा सकता है सर। अरे वाह, क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। जाओ, तुरंत उस इंजेक्शन से उस भूत का खात्मा कर दो। पुलिस वालों ने उस दवा को अपनी बंदूकों में भरा और सब पुलिस वाले एक साथ मिलकर उस कोरोना भूत पर आक्रमण करते हैं। उस दवाई के असर से कोरोना भूत वही ढेर हो गया। इस तरह भारत ने चाइना को एक बार और मात दे दी। इस बात का पता चलते ही चाइना के अध्यक्ष को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। अंजी सुबह सुबह मंदिर गया, घंटी बजाई, भगवान को नमस्कार वगैरह किया। भगवान, एक हाथ में ब्लेड रख दिया, दूसरे हाथ में कैंची। चलो कोई बात नहीं, पर भरी हुई पर्स वाली एक जेब क्यों नहीं दिखा रहे हो भगवान? क्यों भगवान आपको मुझ पे इतना गुस्सा है? इसलिए आज मैं आपका ही हुंडी उठा के भाग रहा हूँ।
उसने फिर से घंटी बजाई और बस अंजी और हुंडी दोनों गायब। अंजी मंदिर में गायब हुआ तो अपने घर में प्रत्यक्ष हुआ। हे भगवान, इस हुंडी में सोना, चांदी, पैसे, गहने, इतना कुछ दिला दे भगवान। हुंडी में से 5 रुपए का एक सिक्का गिरा, गोल गोल घुमा और नीचे गिर गया। ये देखकर अंजी के होश उड़ गए। लगता है भगवान के भी पैसे टाइट है। हे भगवान। अरे, हुंडी को ढूंढते हुए कहीं पुजारी जी तो नहीं आ गए? कौन आया होगा? दरवाजे के सामने अंजी का दोस्त बॉस को खड़ा था। ए, तू है? दरवाजा क्यों खटखटा रहा था? बुला सकता था ना। लगता है कोई बड़ी पेटी चुराई है। पेटी तो बड़ी है पर खाली है। अरे, इस पेटी के बारे में भूल जा, तेरे को सही मैटर बताता हूँ। क्या है? ये शहर के चोरों की इलेक्शन हो रही है। हाँ तो? तू खड़ा हो जा, जीत जाएगा ना तो शहर तेरी मुट्ठी में। अच्छा, ऐसा हो सकता है? अरे हाँ, तू इलेक्शन लड़ रहा है, जीत रहा है और पूरी शहर की वाट लगा रहा है। चल ठीक है, वाट लगा देते हैं। फिर वो इलेक्शन में खड़ा हुआ और जीत भी गया। जीतने के बाद उसने सारे चोरों की एक मीटिंग बुलाई। मेरे प्यारे चोर भाइयों, आपके अमूल्य वोट देके मुझे जिताने के लिए बहुत धन्यवाद। आज तक आपने जितनी भी मुश्किलें उठाई, उनका अंत करते हुए मैं नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाऊंगा। आज से अगर एक घर पे किसी का नजर हो तो उस घर पे दूसरा नहीं चोरी कर सकता। आज से हमारा यूनियन का चंदा होगा आपके चोरी का सिर्फ 10%। आज से आप कौन से इलाके के कौन से घर पे चोरी करने जा रहे हो, हमें एक दिन पहले ही इत्तिला कर देना, क्योंकि तब हम ये देख सकते हैं कि उसी वक्त उसी घर पर आपका कोई दूसरा साथी ना पहुंच जाए। मेरे प्यारे चोर भाइयों, आज से आप जो भी चीज को छुए वो सोना हो जाए, हर जेब में भरी पर सबको मिले, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। धन्यवाद। इसके बाद से हर रोज कोई भी घर पर चोरी करने जाना हो, एक दिन पहले ही वो चोर आके अंजी को सारा डिटेल्स दे जाता था। चोरी का सामान सारे चोर अपने घर में छुपाया करते थे, पर जब वो बाहर जाके वापस आते, उन्हीं के घर में चोरी हुआ होता। उनमें से एक चोर था जिसका नाम था बंटी। वो अपना घर को बारीकी से देखने लगा तो पीछे की खिड़की के पास उसे एक लाइटर मिला। ओहो, तो ये तेरा काम है। रुक जा बेटा, मैं भी बताता हूं। उसने सारे चोरों को मैसेज किया। दूसरे दिन सारे चोर अंजी से मिलने आ पहुंचे। क्या बात है, सारे एक साथ आए हैं? ओह, एक बैंक चोरी करने का सोच रहे थे। आप हमारा साथ दो तो 50% आपका, बाकी हम सब लोग बांट लेंगे। उस दिन रात को सारे चोर मिलकर वो बैंक के पास गए और ताला तोड़ दिया। अब अंदर चलो। आप चलिए सर, हम यहीं रहते हैं, कोई आए तो सिग्नल दे देंगे। अंजी लॉकर तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। इतने में उस पर कई सारे लाइट गिरे। पीछे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे। यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस स्टेशन के रास्ते में अंजी का घर पड़ता था, पर उसका घर गायब हो चुका था। ईंटों समेत सब कुछ चुराया गया था। मैंने तुम्हारे घर में चोरियां की, तुमने मेरे घर को ही चुरा लिया। और उसे सबक मिला, चोरी के धंधे में भी ईमानदारी की बहुत जरूरत होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।